हाथरस कांड की मिस्ट्री में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आखिर लड़की के साथ उस दिन हुआ क्या था, इसको लेकर एसआईटी आज किसी भी वक्त क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है। 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर क्राइम स्पॉट की है। दूसरी तस्वीर में पीड़ित परिवार दिखाई दे रहा है, जिसने हाईकोर्ट जाने के लिए अपनी लिखित सहमति प्रशासन को दे दी है। आज एसआईटी की पूछताछ भी जारी है। इस घटनाक्रम को लेकर शुरुआती जांच में भीम आर्मी का पीएफआई कनेक्शन भी सामने आया है। भीम आर्मी जो परिवार को इंसाफ की बात कर रहा था, उसका पीएफआई के साथ कनेक्शन सामने आता है। 100 करोड़ का आपने देखा, पिछले दिनों एक फिगर सामने आई थी जिसका लेन देन हुआ है। तो हाथरस केस में आज की 10 बड़ी बातें जो हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से एसआईटी पहुंची हुई है, पहली खबर, एसआईटी क्राइम सीन का रिक्रिएशन करेगी। दूसरी बड़ी बात, एसआईटी की पूछताछ भी जारी है। खबर तीसरी, पीड़ित परिवार 13 अक्टूबर को हाई कोर्ट जाएगा। चौथी बड़ी खबर, एसडीएम तहसीलदार ने परिवार की सहमति ले ली है। पांचवी बड़ी बात जो है, डीआईजी शलभ माथुर हाथरस पहुंचे हैं। छठी बड़ी खबर जो है, हाथरस कांड पर दंगों की साजिश में भीम आर्मी का कनेक्शन सामने आया है। सातवीं बड़ी खबर, 100 करोड़ की फंडिंग में भीम आर्मी के पीएफआई से तार जुड़े हैं। आठवीं बड़ी बात, सफदरजंग अस्पताल से लेकर पीड़िता के गांव तक भीम आर्मी की मौजूदगी थी। नौवीं बड़ी बात, एसआईटी और पुलिस भीम आर्मी पर शिकंजा कसेगी। और 10वीं बड़ी बात, ईडी भी भीम आर्मी से सवाल जवाब यानी कि पूछताछ कर सकती है। हाथरस में पीड़ित के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिवार की सुरक्षा का जायजा लेने डीआईजी शलभ माथुर बुलगड़ी पहुंचे थे। उन्होंने घर के बाहर और पूरे गांव में घूमकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीड़ित परिवार को हर तरह की सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया। इनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, देखा जा रहा है, आकस्मिक रूप से भी देखा जा रहा है। यहाँ पे जैसा आपको विदित है, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और साथ ही साथ आपने खुद में भी देखा होगा यहाँ पे अलग बैरियर ड्यूटी, शिफ्ट ड्यूटी और परिवारजनों के साथ एक तरह से शैडो ड्यूटी हर चीज़ की लगाई गई है। और इन्हीं सब चीज़ों को लगातार रूप से निरीक्षण करने हेतु, फोर्स की ब्रीफिंग हेतु मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हाथरस कांड की जांच तेज हो गई है। आज एसआईटी क्राइम सीन का रिक्रिएशन कर सकती है। किसी भी वक्त एसआईटी घटनास्थल पहुंचकर क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है। तो बाजरे का खेत, जहां पर जो परिवार का आरोप है पीड़ित परिवार का कि जो पीड़िता थी उसके साथ बदसलूकी हुई, बदमिजाजी हुई और फिर मारपीट भी हुई। बाद में कुछ वक्त इलाज चला अलग अलग जगहों पर और उसने आखिरी सांस ली सफदरजंग। हाथरस दुष्कर्म पीड़िता के मौत के बाद मामले में एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले में जांच कर रही थी। आज अब से लगभग 8 दिन एसआईटी के पास बचे हुए इस पूरे मामले में जांच करने के लिए। एसआईटी ने उसी क्रम में कल शासन को अपनी एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें यह हवाला दिया गया था कि हम पूरे मामले में क्राइम सीन रिक्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद से लगातार ये आंकलन आज लगाया जा रहा है कि एसआईटी को आज शासन डीजी ऑफिस से अप्रूवल मिल सकता है, जिसके बाद एसआईटी की टीम पूरी इसी घटनास्थल पर, हम यहाँ पर मौजूद है, इस घटनास्थल पर आकर पूरा रिक्रिएशन पर आज करेगी कि किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, किस तरह से पूरे मामले में घटना हुई थी, किस तरह से पीड़ित परिवार को उस पूरे थाने तक पहुंचने में समय लगा था, किस तरह से इस घटना के बारे में उन्होंने बयान जो दिए थे, किस तरह से आरोपी जो है उन्होंने किस घटना को अंजाम दिया था, किस तरह से उस लड़की को खींचते हुए ले गए थे, उसकी गले में भी चोट आई थी, उसका गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, बैकबोन में भी उसके फ्रैक्चर था, रीढ़ की हड्डी में भी उसकी फ्रैक्चर था। उसके बाद से लगातार ये आंकलन है कि आज किसी भी समय एसआईटी टीम यहाँ पर आ सकती है और उसके बाद यहाँ पर आकर पूरे मामले में, पूरे घटनाक्रम में, जिस तरह से 14 तारीख की ये घटना है उसमें पूरा रिक्रिएशन इसमें कर सकती है। सुमित शर्मा, हाथरस। तो कभी भी टीम पहुंच सकती है और सीन रिक्रिएट कर सकती है। एक और बड़ी खबर है, पीड़ित परिवार का अस्थि विसर्जन से इनकार है। इंसाफ मिले बगैर अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे, परिवार का कहना है। आपको याद होगा जिस दिन जो है आपने देखा था कि अस्थियां इकट्ठी की गई थी, उस दिन जो पीड़िता थी उसके भाई का स्टेटमेंट आया था कि हमें जब तक इंसाफ नहीं मिलता हम तब तक इनका विसर्जन नहीं करेंगे। आरोपियों को फांसी मिलनी चाहिए, ये उनकी मांग है। भाई, जैसे कि मैं जिक्र भी कर रही थी, तो फिलहाल उन्होंने इनकार कर दिया है अस्थि विसर्जन से। जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक नहीं बचत करेगा, और ये भी जब तक पूरी तरह से पता नहीं पड़ जाएगी की हस्तियाँ हैं, तब तक हम नहीं करेंगे। कब करेंगे? फिर न्याय हो जाएगा, न्याय हो जाएगा उसके बाद ही करेंगे।
क्या न्याय में क्या चाहते हो उनमें? न्याय में हम लोग फांसी चाहते हैं, लोगों को जो भी कुछ फांसी चाहिए। सुमित हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तो कई पहलू हैं आज। सुमित, आप सिलसिलेवार बताइएगा कि आज क्या क्या हुआ है, क्योंकि ये मामला तो जो पहले दिन था उससे अब बहुत अलग हो चुका है। तो आज की पूरी एक्सरसाइज बताइए। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि सुबह सबसे पहले ये खबर आ रही थी कि किस तरह से एसआईटी टीम घटनास्थल पर पहुंचेगी, वहां पर पूरे मामले का जो पूरा क्राइम स्थल था वहां का रिक्रिएट करेगी, पूरे घटनास्थल को वहां पर जाकर देखेगी कि किस तरह से उस दिन घटना को अंजाम दिया गया था और कितना समय लगा था पीड़ित परिवार को सूचना पुलिस तक पहुंचाने में, पीड़िता को उपचार के लिए अस्पताल तक ले जाने में, थाने तक ले जाने में। ये पूरा आज रिक्रिएट करने का कार्यक्रम एसआईटी की टीम द्वारा किया जाना था। अभी तक एसआईटी टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची है। न्यूज़ 18 लगातार घटनास्थल पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा है। एसआईटी का सुबह से इंतजार कर रहा है कि किस समय एसआईटी टीम आएगी और उसी क्रम में किस तरह से रिक्रिएशन करेगी। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ से अलग से एक अधिकारी यहाँ पर जनपद हाथरस में इस पूरे मामले में भेजे गए हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा इंतजाम को लेकर। सलाम माथुर यहाँ पर डीआईजी हाथरस यहाँ पर कल ही आ गए थे। वो लगातार पीड़ित परिवार के घर की सुरक्षा में तैनात जवानों का निरीक्षण भी कर रहे थे, वहाँ स्थल पर भी जा रहे थे, पीड़ित परिवार से भी बात कर रहे थे। उसके बाद जब सलाम माथुर से न्यूज़ 18 की बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मेरा काम है पीड़ित परिवार की सुरक्षा को पूरी तरह से मुस्तैद करना। हमने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरेज भी लगाए हैं, पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, मेटल डिटेक्टर भी लगाए हैं। आने जाने वाले हर डेलीगेशन, हर आदमी की हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी करा रहे हैं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। पूरा हम रजिस्टर भी मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद से लगातार आज एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी भी पीड़ित परिवार से मिले थे। उनका कहना था, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर कहा है कि 12 तारीख को कोर्ट ने उनको तलब किया है, शासन के कुछ अधिकारियों को हाई कोर्ट ने उनको बुलाया है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। उसी क्रम में आज पीड़ित परिवार से सहमति लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे थे, जिसके बाद पीड़िता के भाई और पीड़िता की मां और पीड़िता के पिता ने उसमें अपनी लिखित सहमति जिला प्रशासन को सौंप दी है। उसके बाद से एक चीज़ सामने आ रही थी कि पीएफआई का भी जुड़ा हुआ इस पूरे मामले में पहले से सामने आया था। लगातार इंटरनेशनल फंडिंग की भी इसमें बात आ रही थी। भीम आर्मी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जीनत शुरू से ही भीम आर्मी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। जब पीड़िता को उपचार के लिए अलीगढ़ के एएमयू में एडमिट कराया था, तभी भीम आर्मी ने अलीगढ़ में भी पीड़िता से मिलने का प्रयास किया था, जिसको पुलिस ने रोक दिया था। उसके बाद से नोएडा के सफदरगंज में जिस तरह से पीड़िता को उपचार के लिए एडमिट कराया गया था, लगभग 28 तारीख को 29 तारीख की सुबह 6:05 पे पीड़िता की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद से लगातार तो कुल मिलाकर एसआईटी कभी भी पहुंचकर सीन कर सकती है। परिवार जो है वो अस्थि विसर्जन से मना कर रहा है जब तक इंसाफ ना मिले, और एक तरफ जो है भीम आर्मी का कनेक्शन जो है वो नजर आ रहा है। तो हर पहलू पर आपको सबसे पहले हम जानकारी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रेप को लेकर बीजेपी सांसद का बयान सामने आया। सांसद सत्यपाल सिंह का विवादित बयान, जान पहचान वाले ही करते हैं रेप, ये कहना है उनका। 90% मामले में पहचान वाले ही आरोपी होते हैं। बागपत के सांसद है सत्यपाल सिंह, तो उनका कहना ये है कि रेप जैसे मामलों में 90%, वो ये आंकड़ा दे रहे हैं। अब उनको इसका आधार भी बता देना चाहिए था कि वो कैसे इस नतीजे तक पहुंचे कि 90% जो हैं वो जानने वाले होते हैं। तो उनका ये बयान आया है। इससे पहले आपने भी एक और नेता का स्टेटमेंट सुना था, वो ये कहते नजर आए थे कि लड़कियां खुद ऐसा करती हैं, खुद खेतों में जाती हैं और फिर हो हल्ला मचाती हैं। तो तरह तरह के आप जो है ऐतिहासिक बयान, आप इसे कह सकते हैं, सुन रहे हैं नेताओं की जुबानी। विशेष रूप से बलात्कार के जो केस हैं, 90% से ज़्यादा केस वो लोग हैं जो जान पहचान वाले करते हैं। ये तो जो आंकड़े बताते हैं, आप लोगों ने देखा। ये जब तक हमारी शिक्षा में सुधार नहीं होगा, हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, केवल मात्र किसी को फांसी की सज़ा का कानून प्रावधान होने से बात नहीं बनने वाली। तो उन्होंने कहा कि आंकड़े भी मालूम है, बस आंकड़ों का आधार उन्होंने नहीं बताया कि क्या उन्होंने ये एनसीआरबी के स्टैट्स में कुछ डिटेल्स पाली, जिसके बाद वो बता रहे हैं कोई स्पेसिफिक एजेंसी थी जहां से उन्हें जानकारी मिली। जान पहचान वाले शामिल होते हैं, ये बात वो कह रहे हैं। शहजाद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शहजाद, अब बजाय कि रेप पर फिक्र हो कि ये खत्म कैसे हो, वो ये बता रहे कि जान पहचान वाले होते। अब जब वो इस कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं तो बता देते कि फिर किस तरह से इस पर रोक लगे, क्या कारण है, इतना जब ज्ञान वो हमें दे ही रहे हैं। बिल्कुल जीनत, बागपत सांसद सत्यपाल सिंह आज बागपत पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको सबसे पहले बता देना चाहूंगा, सत्यपाल सिंह जो है मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं। उनसे जब हमने कानून व्यवस्था पर बात की, यूपी में बढ़ती रेप घटनाओं पर बात की,
तो उन्होंने अटपटा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर 70-80% जो रेप है वो जानकार लोग करते हैं, आसपास के लोग करते हैं, और रेप रोकने के लिए उन्होंने कहा कि ये रेप जो है फांसी की सजा से नहीं रुकेंगे, बल्कि समाज को इन्हें रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। मैं आपके पास आती हूँ। सुनील साजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हैं। सुनील जी, हम लगातार बलात्कार के बढ़ते मामले देख रहे हैं और हैरान भी हो रहे हैं और उस पर रोक लगे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट आपने सुना होगा बीजेपी सांसद का, उनका कहना है कि 90% तो जान पहचान वाले ही होते हैं। रिएक्शन मैं चाहूंगी सबसे पहले आपका। देखिए, मैं तो केवल ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं और बेटियों के प्रति इतनी घृणा वाली बात क्यों करते हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि अभी बाराबंकी के नेता का जिस तरीके का बयान आया है वो सुनने में भी बुरा लग रहा है। उनके बलिया के विधायक जिस तरीके की बयान देते हैं, और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, तो कहीं न कहीं ये इस तरीके के बयान जो बेटियों और महिलाओं के प्रति आ रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार की संस्कृति है, मौन स्वीकृति है, इसीलिए वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और समस्या एक ये भी हो जाती है सुनील जी, एक सवाल जो समाजवादी पार्टी से बार बार पूछा जाता है, मैं इस चीज पर तो सवाल नहीं करूंगी कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन हम अमूमन पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता हो, बलात्कार जैसे मामलों पर असंवेदनशील बातें ही क्यों सुनते हैं? वो ऐतिहासिक बयान को भी देश नहीं भूल सकता जिसमें लड़कों से गलती हो जाती है वाली बात हुई थी। तो क्या बल नहीं मिल जाता है ऐसे लोगों को, फिर इस तरह के हल्के बयान दे देते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान को समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता, वो बयान कोई भी रहा। बिल्कुल ठीक बात है। महिलाओं के प्रति अगर इस तरीके के कोई बयान आते हैं तो वो स्वीकार योग्य नहीं है, और न ही लोकतंत्र में जनता ने कभी उनकी स्वीकार्यता पर मुहर लगाई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सरकार हाथरस में उस बेटी के को न दरिंदगी से बचा पाई, न जान बचा पाई, और उसके बाद देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की नेता हो या IT सेल हो, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से जो बेटी हमारे आपके बीच नहीं है, जिस बेटी के लिए पूरा सुनील जी आप हाथरस से थोड़ा देश दुनिया की भी बातें करिए। सुनिए जरा सुनील जी कंफर्ट और सूट करने वाली बातों से जब हम बाहर आएंगे ना, तो हमें इसका सोल्यूशन मिलेगा। आप अलग अलग राज्यों की हालत देख लीजिए, आप मुझे कोई ऐसा स्टेट बता दीजिए जहां पर रेप नहीं हो रहे हैं। हाँ, मुझे कोई ऐसा सेंसिटिव स्टेटमेंट नहीं मिल रहा जिसमें मुझे सोल्यूशन नजर आए कि भाई रीजंस क्या है, चलिए सत्ता पक्ष के साथ साथ हम भी मिलकर इस पर काम करते हैं। वो नजर नहीं आता, इस वजह से ऐसे फूहड़ स्टेटमेंट मिलते हैं सुनने को, और ये इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि 90% जान पहचान वाले, यानी कि लड़की भी इन्वॉल्व है। इनडायरेक्टली आप ये भी कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये हम नहीं कहना चाह रहे हैं, बीजेपी कह रही है। आप पहले स्पष्ट करिए बात। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट मैसेज दे रहा है। बात जो आपने कही कि अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं, तो देखिए, बेटी उन्नाव की हो, बेटी बागपत की हो, आजमगढ़ की हो, उत्तर प्रदेश की हो, केरल की हो, आंध्रा की हो, राजस्थान की हो, दिल्ली की हो, देश की बेटी है, एक वो देश की महिला है। वो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई भी बलात्कार को भारतीय जनता पार्टी के अलावा सही बता ही नहीं सकता है। लेकिन जो आपने बात कही कि कैसे रुके, क्योंकि देखिए, जब तक सख्त कानून नहीं बनेंगे तब तक आप कैसे कोई चीज रोक सकते हैं? तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम ये है कि सख्त कानून तो 2012 के बाद भी जस्टिस वर्मा का आपको मालूम होगा, और फिर एक लॉ बनता है जिसमें उसके बाद हमने देखा कि ब्रूटैलिटी बढ़ गई। सर, वक्त की थोड़ी सी बंदिश है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, लेकिन उम्मीद हम ये करते हैं कि सेंसिटिव जो होता है, संजीदगी को समझते हुए स्टेटमेंट्स दिए जाएं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं सांसद महोदय, इन्हें जो ज्ञान है आप भी जरा देखिए। विशेष रूप से बलात्कार के जो केस हैं, 90% से ज़्यादा केस वो लोग हैं जो जान पहचान वाले करते हैं। ये तो आंकड़े बताते हैं, आप लोगों देखो। ये जब तक हमारी शिक्षा में सुधार नहीं होगा, हमारे संस्कार अच्छे नहीं होंगे, केवल मात्र किसी को फांसी की सज़ा का कानून में प्रावधान होने से बात नहीं बनने वाली। विशेष रूप से बलात्कार के जो मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष शुक्ला जी, अब आप एक बात बताइए, जो बीजेपी के नेताओं के जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसके बाद आप समाज में ये विश्वास कैसे दिलाएंगे कि प्रदेश में लड़कियां महफूज हैं? आपसे संपर्क शायद टूट गया है, अब जुड़ते हैं तो हम इस पर सवाल करेंगे बीजेपी के नेताओं से भी कि इस तरह की बातें वो सोच कैसे लेते हैं और फिर कह देते हैं इतने बड़े मंच पर। तो आपने सुना, जान पहचान वाले ही रेप करते हैं।
तो इस स्टेटमेंट पे भी हर अपडेट आपको देंगे। यूपी में दंगों की साजिश को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने से इन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। पूरी सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाली सोच और उस सोच के पोषक लोग आज जातीय दंगा कराना चाहते हैं। इस सोच के लोग जब प्रदेश के अंदर माफिया और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा परेशानी इन्हीं लोगों को होती है। अब इसकी खुन्नस कैसे निकालें, इसके लिए इनके द्वारा षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और मैं उधर यूपी में दंगों की साजिश को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। आपने सुना जिस तरह से वो भी कहते हुए भी नजर आए। उधर मायावती ने जो है कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा है कि बीएसपी किसी की पिछलग्गू पार्टी नहीं है। वो ये कह रही है, जब बीजेपी केंद्र की सत्ता में आसीन होती है तो तब कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग हमारे इन वर्गों के लोगों को गुमराह करने के लिए जानबूझकर षड्यंत्र के तहत बीएसपी को बीजेपी एंड कंपनी की बी टीम, पिछलग्गू, मुखपत्र व ना जाने क्या क्या नामों की संज्ञा दे देते हैं। और जब ठीक इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोग केंद्र की सत्ता में आसीन होते हैं तो तब बीजेपी एंड कंपनी के लोग हमारे लोगों को गुमराह करने के लिए लगभग यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खबरें और दिखाएंगे आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। योगी सरकार भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आज प्रयागराज में माफिया राजेश यादव पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके झूंसी में बने अवैध मकान को ढा दिया। राजेश यादव की बात करेंगे, 2 मंजिला मकान बुलडोजर से गिरा दिया गया क्योंकि ये इमारत बगैर नक्शा पास कराए बनाई गई थी। राजेश यादव पर कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले राजेश यादव ने फिरौती के लिए शहर के एक बड़े न्यूरो सर्जन का अपहरण भी किया था। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर श्री राजेश यादव का 2 मंजिला मकान है। प्लॉट एरिया लगभग 250 वर्ग गज है। इसका मानचित्र प्रयागराज विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। तो आज प्रयागराज विकास प्राधिकरण प्रशासन और पुलिस के सहयोग से इसको नियमानुसार ध्वस्त करवा रहा है। इधर गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी सरकार एक्शन में है। अब प्रशासन ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और बेटे के नाम पर दर्ज होटल गजल को 7 दिन के भीतर ध्वस्त करने का नोटिस दिया है। अगर 7 दिन में होटल गजल जो है उसके अवैध निर्माण को नहीं गिराया गया तो प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। जांच के बाद इस होटल का काफी हिस्सा अवैध पाया गया था। उधर गोरखपुर में अमरूद मंडी के पास एक कार बीच सड़क पर धू कर जल उठी और देखते ही देखते कार खाक हो गई। बताया जा रहा है कि कार में आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आसपास के लोग दहशत में आ गए। उधर झांसी से मऊरानीपुर जाने वाली एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई यात्री मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। हादसा भगवंतपुरा के पास हुआ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हादसों के कारणों की जांच की जा रही है। झांसी से मऊरानीपुर जाने वाली एक प्राइवेट बस डिसबैलेंस होकर के पलट गई, जिसमें 4-5 लोग थे जिनको मामूली चोटें आई थी। उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाकी सभी सवारियों को भी व्यवस्था कर गंतव्य को जहां उन्हें जाना था भेज दिया गया। जो भी आवश्यक कार्रवाई है अब की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।